हेलो। हेलो। पारस गुड इवनिंग भाई। जॉर्डन गुड आफ्टरनून। प्रत्युष गुड इवनिंग। नहीं, आपका अभी कोई टेस्ट नहीं है भाई, वो पास आउट बैच का टेस्ट था। वंशिका, सार्थक, प्रकाश। गुड इवनिंग। सुमन गुड इवनिंग। तनिष्क गुड इवनिंग। रजत गुड इवनिंग। दिशिका गुड इवनिंग। रिया गुड इवनिंग। चलिए, सभी बच्चे आ गए आई थिंक। तो थोड़ा सा आप कंफर्मेशन कॉल दे दीजिए ऑडियो और वीडियो का। सब बढ़िया? ऑडियो वीडियो सही है सब? एक बार यस लिख दीजिए। ओके चलिए। तो हम लोग लास्ट टर्न पे वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ठीक है। और वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो बातें आपने सीखी थी। क्या सीखा था? कि अगर हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं, तीन मतलब ट्रायंगुलर है आपके पास, तो दो वेक्टर हैं, इफ दे आर अलाइंड इन सच ए वे that the tail of one vector is coinciding with the head of another vector, then the resultant vector is the vector joining initial vector tail to final vector head। मानते हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर, ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के एरो के साथ मतलब टेल हेड के साथ कोइंसाइड है, तो उन दोनों को जब जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर आएगा आपका इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। हाँ भाई, लाइव क्लास है ये। चलिए। और फिर मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया था, और पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि रिजल्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मानते हो कि नहीं? ये रिजल्टेंट था। अब इसमें जो चीज़ है थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मानते हो? एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर मैंने कहा था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर निकाल पाओ। तो वही चीज़ लाके हमने लास्ट में छोड़ा था, उसी को देखते हैं फिर से। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, और एक वेक्टर आपका ऐसा है। ठीक है। और एक ले लेते हैं केस, ये वेक्टर है। तीन सिचुएशन लिया है, ठीक है। अब इन तीन में देखो, इनके एंगल्स थीटा हैं। ये सब एंगल मैं आपको थीटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर ए बोला जा रहा है, ये वेक्टर बी, उसी तरीके से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो आपको बताना है कि इन सभी वेक्टर का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर।
तो देखिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर के लिए एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर के टेल और टेल एक साथ कोइंसाइड करें। ठीक है, बिल्कुल सही बोल दिया, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, थीटा। बहुत बढ़िया। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए और बी अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर के लिए क्या करने वाले हो, एक का एंगल अगर थीटा है तो ध्यान रखना कि इफ वर्टेक्स, ठीक है, फॉर्म बाय टेल ऑफ वेक्टर्स और हेड ऑफ वेक्टर्स, या तो दोनों हेड मिल जाए या दोनों टेल मिल जाए, तो वही उसका एंगल होगा। तो उस वर्टेक्स का जो एंगल होगा वही जो है आपका एंगल होगा। जैसे यहाँ दोनों के देखो, इसका भी टेल है और इसका भी टेल है, दोनों टेल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा ही होगा। इस थीटा, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो एक वेक्टर का हेड है, ये हेड है और ये टेल है। तो कभी भी हेड और टेल मिलकर अगर वर्टेक्स बना रहे हैं तो उसका एंगल थीटा नहीं होगा, उनका थीटा दिया हुआ है, बट इसका जो एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मैंने अभी बताया कि कभी भी एंगल जो है या तो टेल और टेल मिलकर बनाएंगे या हेड और हेड। तो मैंने ये भी सिखाया था तुम लोगों को कि अगर किसी वेक्टर को आप किसी उसी प्लेन में क्या करते हो, ट्रांसवर्स करते हो, है ना, इस वेक्टर को उसी प्लेन में ट्रांसवर्स करते हो, मतलब ये वेक्टर है, इसको आगे ऐसे ला देते हैं, ऐसे इसको स्लाइड करके आगे ले आ देते हैं। तो आपको पता है कि वेक्टर चेंज नहीं होगा, ये वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम यहाँ पे बिना रोटेट किए कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सीधे ले जा सकते हैं, मतलब केवल बिना इसको रोटेट किए इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ना ही वेक्टर का ये लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि आवर वेक्टर विल रिमेन एज इट इज, ओके। तो हमारे पास ये वेक्टर जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट कराया तो अब वेक्टर ये इधर हो गया। तो अब देखो ये जो टेल और टेल मिलकर ये वर्टेक्स बना रहे हैं, और इस वर्टेक्स का जो एंगल होगा लीनियर पेयर एक्सियोम से कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो कभी भी ध्यान रखना कि ऐसा तुम्हें कहीं सिचुएशन मिलता है कि जिसमें वर्टेक्स जो है एक टेल और एक हेड मिलकर बना रहे हैं और वो थीटा दिया है, तो हमारा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा दैट विल बी योर पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो जिसका एंगल बिटवीन द वेक्टर यहां पर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, आगे आओ, यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दोनों मतलब हेड अगर कोइंसाइड करते हैं तो थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, बी को इधर ट्रांसलेट कर सकते हो और ए को इधर कर सकते हो ना। तो आपको फिर से क्या मिलेगा, इन दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड कर जाएंगे। ये देखो, ये टेल और टेल कोइंसाइड करके, तो ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या आएगा, थीटा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर इस सिचुएशन में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या बोलेंगे आप, इट इज ऑल्सो इज थीटा। तो आप एज ए रूल ये ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि इफ वी हैव दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड करें या दोनों के हेड और हेड कोइंसाइड करें तो उन दोनों का जो एंगल होगा वही अपना क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे क्वेश्चंस करते हैं। ए पार्टिकल इज इनिशियली एट ए पॉइंट ए, मूव फाइनली टू द पॉइंट दिस, राइट द इनिशियल। ये तो खैर आप बच्चों के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसमें तीन चीजें अलग अलग है, वो चीज के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और आप काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे एक वर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो अब एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हुए हैं। तो पार्टिकल का इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है,
ये अपने पास है, ये x है, ये y है। तो इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखो a कितना दिया हुआ है 2,4,6, ठीक है। और b है अपने पास कहीं यहाँ पर है, स्पेस में है, ये ब्लैक बोर्ड में रहा है बट आप कोऑर्डिनेट्स को देख के समझ रहे हैं कि दिस कोऑर्डिनेट्स आर इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है ना। इसके पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब यहां से 3 2 -3 है, 2 4 6 है। तो राइट द, देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट का कोई सूर्यांश चक्कर नहीं है, आपको बस ये देख लेना है कि, अगर आपको देख लीजिए, आपको बस ये देख लेना है, देखिए कि चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो मैटर नहीं है। मैटर ये कर रहा है कि दोनों वर्टेक्स के क्या होने चाहिए, या तो टेल मिलकर वर्टेक्स बनाए या हेड मिलकर वर्टेक्स बनाए, उनका जो एंगल होगा वो अपना क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर ये थीटा नहीं था, ठीक है। तो आप चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे क्लॉकवाइज, एंगल जो आएगा वो आप यही बोलेंगे, कितना, पाई माइनस थीटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 है और 3 2 3 -3। अब आपको तीन चीजें निकालनी है, फटाफट निकालो। तो देखो जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आपके ऊपर है कि आप किसी पॉइंट को कहाँ से लोकेट कर रहे हो। तो जहां से लोकेट करोगे दैट इज आवर रेफरेंस, और रेफरेंस कोऑर्डिनेट, दैट वी कॉल इट ओरिजिन, ठीक है। तो जब कुछ दिया ना जाए तो जनरली हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, आप सभी बच्चों को पता है कि ओरिजिन लेके चलते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वॉट एवर बी योर पोजिशन वैक्टर, है ना, जो भी आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ए को लोकेट करने के लिए, मान लो ये 0,0 है। तो जब आप ए को लोकेट करना चाहोगे तो ए को लोकेट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ए को ओरिजिन से, ये हो गया, बी को ओरिजिन से ड्रॉ करोगे लोकेट करने के लिए। तो दीज टू आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है, अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से इनको लोकेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी इस पॉइंट से लोकेट कर रहा हूं, तो मैं कहां से वेक्टर ड्रॉ करूंगा, मैं वेक्टर यहां से 1 से ड्रॉ करूंगा ए को लोकेट करने के लिए और बी को, शायद समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका फिक्स रहेगा, बट पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा कि आप ओरिजिन कहां से लिए हुए हो। तो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर। बहुत बच्चे इसमें क्लियरिटी नहीं समझ पाते, दोनों को एक समझते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें एक वेक्टर मिलेगा पोजीशन वेक्टर, क्या, आर ओ ए, मानते हो। तो आर ओ ए अब आप लिख सकते हो, आर ओ ए पोजिशन वेक्टर क्या होगा भाई, पोजीशन वेक्टर लिखना सभी बच्चे जानते हैं, क्या होगा, x2 माइनस x1। तो ये तो x1 0 है, y1 0 है, z1 0 है, x2 y2 और z2। तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0, और ये x का कोऑर्डिनेट है तो क्या सिखाया था, आई कैप, प्लस 4 माइनस 0, और ये j का कोऑर्डिनेट्स है तो j कैप, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, k कैप। तो हमारे पास आएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या बोलेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ए, एक ए पॉइंट का हमारा क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। नाउ सिमिलरली यू ऑल्सो नो आर ओ बी, आर ओ बी भी आप लोग लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस 0 के कैप, तो -3 के कैप, ठीक। ये क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, बी कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर है। एंड ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं दिया गया है तो आप कहाँ से लेके चलोगे, कहाँ से इनको लोकेट करोगे, हमेशा और हमेशा ओरिजिन से। अगर ये बोला जाए कि आपको ए और बी को लोकेट करना है किसी पॉइंट सी से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0,0, तो आप सी से ए को ज्वाइन करने वाला एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, वो वेरी कर सकता है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि हम ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हैं। बट व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल से फाइनल, है ना,
मूव फाइनली, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कट, ए टू बी, है ना। इनिशियली वो ए पर है और फाइनली वो कहां पर है, बी पर है। तो बी इज आवर फाइनल एंड ए इज आवर इनिशियल। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इनिशियल से फाइनल का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। इनिशियल से फाइनल का एक पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये दिस पॉइंट वी कॉल इट इनिशियल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आवर इनिशियल, है ना, इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल है और ये क्या है अपना फाइनल। तो ये फाइनल है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आप इनिशियल से सीधे फाइनल को ज्वाइन करो और आपको एक वेक्टर मिलेगा, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये अपना क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आप ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं, देख रहे हैं आप, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का लेना देना है, वो चेंज हो सकता है अगर आपने ओरिजिन चेंज कर दिया, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिंपल। तो आप ए बी, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग है, वो ए बी है ना, ए से बी की तरफ, तो क्या लिखोगे, ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है। फाइनल क्यों बोल रहा हूं, तभी मैंने एरो इधर दिखाया है ना, हेड इधर है फाइनल, और ये टेल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 3 - 2, ये एक्स के कोऑर्डिनेट है तो आई कैप, प्लस क्या लिखोगे, 2 - 4 वाई के कोऑर्डिनेट जे कैप, प्लस -3 - 6, ये समझ गए, -3 है ना, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ जेड माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, और ये हो जाएगा के कैप। तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप -2 j कैप -9 k कैप। So that is your displacement vector. If you are taking the mod of AB vector, you will get the modulus of displacement. तो displacement हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए आई थिंक। इससे आपको ये क्लियर हुआ कि आप ये जान सकते हो कि पोजीशन वेक्टर इज डिफरेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफरेंट, दोनों अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी वो सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 81, देख लो, तो 82 और 86, यही ना मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। किसको किससे माइनस करना है बेटा, यार आप पिछली क्लास मतलब नहीं किए हो क्या। आपको मैंने कहा था कि जनरल कोई भी दो वेक्टर हो, मान लो ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, याद आ रहा है आपको। मैंने कहा था मुझे a से b को ज्वाइन करना है, तो आप ए बी वेक्टर के लिए क्या बताया था कि फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, उसी तरीके से फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट जे कैप, प्लस फाइनल z कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल z कोऑर्डिनेट के कैप। याद आ रहा है आपको, ये चीज तो बताई थी मैंने जनरल लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट कोई भी वेक्टर जब दोनों के एंड के टेल का कोऑर्डिनेट दिया हो और हेड का कोऑर्डिनेट दिया है, अगर एरो इधर हो जाएगा तो ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। यार तुम लोग पीछे की स्लाइड लो, देख लो पीछे की स्लाइड। प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहा हूं। तो जैसे तुम लोग यहां पर पोजीशन वेक्टर लिखे थे तो 2 - 0 लिखे थे तो 2 आ गया था, 4 - 0 किए थे तो 4 आ गया था, 6 - 0 किए थे तो 6 आ गया था। कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट क्यों किया, कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि
यहाँ पर ओरिजिन है। कोई भी जनरल वेक्टर लिखने का यही तरीका होता है। मैं आपको, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं लग रहा है, तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कभी भी जनरल हमेशा ओरिजिन से लिखना जरूरी नहीं है, आपको मैंने बताया हुआ है आई थिंक। यहाँ पे अपने पास मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये अपने पास b है, ये a है। मैं 2D लेके चल रहा हूँ, 3D में भी ऐसा ही होगा। ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई, कैसे लिखते हैं वेक्टर, कि ये जो ए बी वेक्टर है मान लीजिए, इसका कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इनटू आई कैप। इसका कितना पार्ट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इनटू जे कैप। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, देखो ये x1 है, और यहां पर आ जाओ, इसको देख के समझ में आता है सभी को कि ये x2 है, ठीक है। तो इस वाले का अगर आप, ये एक एरो है, मान लो यहां से आप लाइट रे फॉल कराते हो, यहां से लाइट गिराते हो, तो इस लाइट से इसको स्टिक मान लो, तो इस स्टिक का शैडो यहाँ पे बनेगा कि नहीं, कितने लेंथ का बनेगा, x2 माइनस x1 बनेगा भाई। और इसी तरीके से आप इधर से लाइट रे फॉल कराते हो, तो इस वाले का शैडो कहां पर बनेगा, यहां पर। ये कितना लेंथ होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना है पूरा, y1 है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, y2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है। ये y1 माइनस y2, आप वो नेगेटिव आएगा क्योंकि y हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। आप सीधा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए सभी लोग कि y2 छोटा है और y1 बड़ा है, तो हमारा जो है नेट y का कंपोनेंट नीचे आ रहा है, देखो। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट। तो इस पूरे ए बी वेक्टर का, जब ए बी वेक्टर आप लिखते हो, तो आप यही लिखोगे कि कितना कितना पार्ट इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इतना। तो आप क्या लिखोगे, एक्स फाइनल, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं, आई कैप। और कितना पार्ट वाई एक्सिस के है, तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, ये है। और ये चीज आपको क्या बताता है, और ये चीज क्या बताता है, ये चीज आपको बताता है कि ये क्या है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर along एक्स एक्सिस। ये चीज क्या बताता है, प्रोजेक्शन। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, जैसे यहाँ ये माइनस है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो जब माइनस करोगे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट नीचे है। प्रोजेक्शन ऑफ और कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर along वाई एक्सिस, यही चीज तो है यार। यही z के लिए होगा तो क्या लिख दोगे, z फाइनल माइनस z इनिशियल इंटू आई कैप, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कितना कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, मतलब बोलो, या पूरे मैग्नीट्यूड का इतना मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे है और इतना मैग्नीट्यूड वाई पे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये लिखा हुआ है बर्ड फ्लाई ड्यू ईस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बर्ड है, वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करती है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने अभी तो बताया यार प्रोजेक्शन का मतलब, अभी डॉट प्रोडक्ट में और क्लियर होगा। प्रोजेक्शन का मतलब अभी बताया तो कि एक शैडो, एक एरो है, ठीक है। एक आपके पास कोई भी स्टिक है, आप यहाँ से लाइट रे फॉल करा रहे हो, तो उस स्टिक का ग्राउंड पर जो लेंथ का शैडो बनेगा, दैट लेंथ ऑफ शैडो इज बेसिकली आवर प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्टिक। चलिए, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाई ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, इट फ्लाई वर्टिकली अप थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो फाइंड द पोजिशन ऑफ द बर्ड। अब आपको इसमें पोजिशन बताना है रिलेटिव टू इनिशियल पोजिशन, रिलेटिव टू इनिशियल पोजिशन। अब इनिशियल पोजीशन के रिलेटिव में आपको क्या बताना है, इसका फाइनल। तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन, बच्चे ने आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं।
तो यहां पर आपने पास क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर बोल दिया, बहुत बढ़िया। ये देखो जरा, जब इनिशियल पोजीशन नहीं दिया जाता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, और दिया जाएगा तो उसी को ओरिजिन मानेंगे। सभी बच्चे ज्योग्राफी याद करें, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सभी को याद आ रहा होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो अब करने का क्या है, ए बर्ड फ्लाई ड्यू ईस्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ईस्ट में चलता है वो 100 मीटर, बर्ड जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है 100 मीटर, करा दिया, ठीक है। फिर ये बोलता है कि देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो लो ये करा दिया, नॉर्थ करा दिया। अब ये बोलता है कि फिर ये 20 मीटर क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड, इसी बात को बस समझना है, ठीक है बेटा। हाउ आई कैन नो जीबी सर इज नॉट अवेलेबल, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इट फ्लाई वर्टिकली अप थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो आप अप का मतलब समझते हो, देखो ये ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड के से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है ब्लैक बोर्ड के प्लेन में। अब ब्लैक बोर्ड को प्लेन को छोड़कर ये जो मार्कर दिख रहा है ऐसे चली जा रही है। मतलब आप लोगों को बताया था ये परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है वो कौन सी होगी, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अब इसको मैं 3 डायमेंशनल है तो वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, बस एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दे रहा हूं। आपकी तरफ आ रही है, बर्ड आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप बोल रहे हो आने दो सर, आने दो बस। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, बर्ड फ्लाई ड्यू इज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, फिर ये 50 मीटर, और फिर यहां से ये सीधे जेड एक्सिस, ये एक तरीके से जेड एक्सिस है, याद आ रहा है सभी को, है ना, यही तो होता है जेड एक्सिस, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसमें कितना है 20। तो सभी बच्चे इसका अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहें, ध्यान से देखिए, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहें तो यहां पर पोजीशन वेक्टर भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सेम है। तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम कब हो जाएंगे, ठीक है, जब आप ओरिजिन ही लेते हो, ओरिजिन ही मान के डिस्प्लेसमेंट भी खींचो और ओरिजिन ही मान के पोजीशन वेक्टर ही, तो आपको दोनों सेम मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से जब आप करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, तो ये मिलेगा। हालांकि ये वेक्टर किसी स्पेस में होगा, इस ब्लैक बोर्ड में नहीं होगा, ठीक है, आप समझते हो। तो यहां से आपके पास ये कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बर्ड का। तो वही यही पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर सेम होंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे आप, बर्ड का 100 मीटर किस डायरेक्शन में, एक्स में, तो इसको आप आई कैप मानते हो, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे कैप और जेड एक्सिस वाले को के कैप। तो क्या आ जाएगा बताओ, 100। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब आप लोग को डायरेक्शन का मतलब थोड़ा बहुत तो मीनिंग अब क्लियर हो रहा होगा, आप ऐसे इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना, कि 100 + 50 + 20। आई थिंक सभी बच्चे समझते हैं कि 100 + 50 + 20 आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 आई कैप +50 जे कैप +20 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप मॉड ले लो, तो मॉड ले लोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसा आएगा, ठीक है, और +2500 और +400, सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख पाओगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट वेक्टर ए इज गिवन टू यू, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी गिवन है, आपको बताना है ये। आई थिंक ये सभी बच्चे तुरंत कर सकते हैं।
डिस्टेंस मत बोलो यार, डिस्टेंस नहीं, आप देखो इधर, डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो? डिस्टेंस इज बेसिकली, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा है, अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे भी, डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, यार वेक्टर भी खत्म होगा भाई, वेक्टर को हल्के में मत लो, नहीं अगर ध्यान रखोगे आगे बहुत दिक्कत होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस अगर बोलेगा तो डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ कवर। तो डिस्टेंस में तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, डिस्टेंस में सारे को ऐड करने का है, वो डायरेक्शन लेस होता है, तो +50 +20। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 150 170, मानते हो, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, उसका आप पूरा पाथ लेंथ कर लेते हो, बट डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट, हम काइनेमेटिक्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर लिया हम लोगों ने। तो ए दिया है, ए लिख दो, हमें चाहिए a-2b वेक्टर +3c वेक्टर, यही चाहिए था। तो ए की वैल्यू लिखो, ए क्या है 2i कैप +j कैप। ठीक है, -2, और यहाँ -2 हो गया, और बी लिख दो 3j कैप -k कैप, और +3c 6i कैप -2k कैप, मानते हो? बस अभी किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, दिस इज ए स्केलर। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मुझे लगता है वो खटाखट मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। बाकी बच्चों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ फटाफट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है तो मेरे साथ सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देखिए 2i कैप +j कैप, ये -2 × 3, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाइए स्केलर को इसके कोफिशिएंट से, तो -6j कैप, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2k कैप, और +18i कैप, ये 18 है, और ये हो जाएगा i कैप -6k कैप। बोलो, अब आप लाइक कोफिशिएंट को एक साथ ले लीजिए, यहाँ पर आई दिखता है, यहाँ पर आई दिखता है, दिखता है सभी बच्चों को। तो 18 और 2 क्या हो जाएगा 20i कैप, यहाँ पर एक जे है, यहाँ पे जे है, और यहाँ पे जे है, तो ये -6j कितना हो जाएगा यार -12j, और -12j को +1 से करोगे तो -11j, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2k। अच्छा ये जे कैप है ना, ये जे कैप है, तो 2i कैप और यहाँ पे 18, तो ये तो हो गया अपने पास कितना 20i कैप, और जे कैप में यही दोनों हैं केवल। ठीक है, तो हो जाएगा -5j कैप, और के कैप में ये दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा -4k कैप। आई थिंक सभी बच्चों का यही आंसर आया होगा। आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके, तो यहाँ आ जाएगा 5i कैप माइनस, नहीं कॉमन भी नहीं जाएगा, 5 है यहाँ पे, यही रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा करिएगा सभी बच्चे। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस, एक वेक्टर आपको बताना है जो इससे ऐड होता है और इससे ऐड होता है। ठीक है, इससे ऐड होता है और फिर इससे ऐड होता है, तो उससे जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हिंट दे रहा है वो कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हो, यूनिट वेक्टर का मतलब आप सभी को पता है, उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है जे कैप। तो सारी कहानी के बाद -2k आना चाहिए, माइनस फिर 2 कर दिया, ये माइनस ही है, ये माइनस है पूरा, तो -2b हो गया 3j कैप -k कैप, और +3c, सी है 6i कैप -2 कैप, ओपन करो,
तो क्या आएगा -6 j कैप माइनस माइनस +2 k कैप 18 i कैप। सही तो लग रहा है भाई, सही तो है। कहाँ k कैप केवल आएगा, करके देख लो, सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। थोड़ा दिमाग लगाइए। हम्म। कुछ लोग मौज लेने के लिए बोल देते हैं, लगता है कि सर देख लो एक बार फिर से। तो फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस। तो आपको वो वेक्टर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर है जो इनसे भी, इससे ऐड करते हो उसको और इससे ऐड करते हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो क्या किया जाए, चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो अननोन वेक्टर है, लेट द अननोन वेक्टर, आप लोग भी साथ साथ में करिए, देखिए कितना अप्रोच मैच करता है। लेट द अननोन वेक्टर बी आर। तो आर वेक्टर कैसा हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल भी। तो वी डोंट नो एनीथिंग, तो हम मिक्स मतलब पॉसिबल केस ही लेके चलेंगे, ज्यादा क्या हो सकता है। तो उसमें आई का कोविशेंट भी होगा कुछ, तो उसको मैं ऐसे मान रहा हूँ ai कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप। यहाँ तीनों अननोन है, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है और सी भी। तो जब तक हमें ए बी और सी नहीं मिलता तब तक हम पूरा वेक्टर वो नहीं लिख सकते, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको कई सारे हिंट दिए हुए हैं। पहले तो ये बताता है कि ये वेक्टर जो आपने अननोन वेक्टर है, इफ दिस इज एडेड टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर देन आवर रिजल्टेंट इज ए यूनिट वेक्टर। तो इनको ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आर आप क्या लिखते हो, अभी वेक्टर सम पढ़ा था आपने कि कभी भी हमें 2 3 4 वेक्टर का सम करना है, तो हम रिजल्टेंट निकालना है तो हम सीधे उनका क्या करते हैं, सम करते हैं। कर दो, तो क्या लिखोगे, i कैप, तो i कैप -3 j कैप +2 k कैप, ठीक है, प्लस 3 i कैप प्लस 6 j कैप -7 k कैप, और प्लस इसको भी करोगे तो ये आएगा ai कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप। बोलो, ठीक है। तो अब आप आई वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ कर लो, आई वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ कर लो। तो आई वाले में देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो 1, ये 3 और ये ए, ठीक है, 1 3 और ए, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 और ए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 i कैप। बोलो, फिर -3 j कैप वाले को देखो, और यहाँ पे 6 है, तो -3 और +6 हो जाएगा 3, और उसके साथ है b, तो क्या हो जाएगा 3 + b j कैप, 3 + b j कैप। उसके बाद फिर k वाले को देखो, तो k में 2 है, यहाँ -7 है, तो 2 और -7 कितना हो गया, -5, और फिर ये c के साथ ऐड किया गया, तो क्या हो जाएगा -5 + c, मतलब c -5, और ये हो जाएगा k कैप। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। लास्ट वाला ऐड में क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने लिखते हैं ना, देखो पढ़ो कि वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, लिखते हैं एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर से हम इसको ऐड करते हैं, मतलब 3 वेक्टर हो गए एक तरीके से, तीनों को हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का मतलब हम तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमें जो वेक्टर मिल रहा है इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में क्या है देखो, द रिजल्टेंट वेक्टर दिस इज आवर आर वेक्टर, तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये रहा आपका वेक्टर आर, ठीक है। और ये वेक्टर कैसा है हमारा, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या बोलते हो यार, यूनिट वेक्टर के लिए क्या बोलते हो, इसका मॉड 0, सॉरी मॉड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब ये जो रिजल्टेंट आया है इसका मॉड 1 होना चाहिए, मानते हो कि नहीं। और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है,
find a vector that must be added to the vector this and this, so that resultant vector is a unit vector. ठीक है, अच्छा आप अगर ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ से भी सोचो तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे होंगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है कैसे? मान लो अगर इसको आप वेक्टर कुछ बोल रहे हैं, एक वेक्टर ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, आपको मैंने पॉलीगन लॉ बताया था, और ये ऐसा होगा। तो जब तीनों इस तरीके से होंगे तो तीनों का रिजल्टेंट सम क्या रहेगा अपना? जीरो रहेगा। वही चीज यहां पर है, समझ गए? तो ये रिजल्टेंट इसका जो है, लेकिन द रिजल्टेंट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर बता रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, मतलब मॉडुलस 1 बता रहे हैं, जीरो नहीं बता रहे हैं। तो अब ये ट्रायंगल नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं ले सकते फिर। ये ट्रायंगल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये मॉडुलस जो है जीरो नहीं बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए अब क्या करोगे? इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर मॉड 1 है, तो मॉड अगर लोगे, इक्वेशन तो खैर बहुत बड़ा फिर आ रहा है, देखो जरा कितना हो जाएगा। a+4 का होल स्क्वायर, आई के कोबिशेंट का स्क्वायर, प्लस जे के कोबिशेंट का स्क्वायर, प्लस के कोबिशेंट का स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट, इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। बोलो, यही तो आना चाहिए। बिल्कुल, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यूनिट वेक्टर ये आना चाहिए, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो उससे भी एक आप निकाल सकते हो। इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? इसके मॉड से डिवाइड करोगे तो जे कैप आएगा। तो इसको जे कैप करने के लिए आई और के का कोविशेंट जीरो हो जाएगा, देखो यहीं से आपको चेक होगा। क्वेश्चन ही गायब हो गया। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं, अभी तो किया था। तो यूनिट वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा? आर जो वेक्टर है इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे R1 वेक्टर मान लेता हूँ, इसे R2 वेक्टर। और हमने एक अननोन वेक्टर माना था ना, अननोन वेक्टर क्या था अपने पास? आर वेक्टर क्या था? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर आर पहले वेक्टर में ही कर लो आप, तो क्या हो जाएगा बताओ? आर वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। क्या आया था? आप लोग तो कर ही चुके हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस ये 3 और 1, 4 आई कैप हो गया था। ठीक है, अच्छा बहुतों को समझ में नहीं आएगा तो पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चलो दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक ठीक है, कर लिया है बहुत बच्चों ने। ठीक है, तो वेक्टर R1 मैंने ये लिया था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और वेक्टर R2 मान लिया था जो गिवन है, क्या, आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। और R3 है 3 i कैप माइन प्लस 6 j कैप माइनस 7 k कैप। तो मैंने कहा कि हमें पूछा है कि वेक्टर आर आपका जो है निकाल लो। तो वेक्टर आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था, बस एक चीज़ और करनी थी। ठीक है, इसके बारे में सोचो क्या है, क्या दिया हुआ है अलोंग जे वाई एक्सिस। तो ये आप सीधे जे कैप लिख सकते हो, मानते हो कि नहीं। तो जे कैप लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 i कैप है और 1 j कैप है और 0 k कैप है, ऐसे सोच सकते हो कि नहीं, बोलो। तो अब आप यहां से क्या करो, आई कैप को ऐड कर रहे हो, तो यहां से क्या आ रहा है 1 और यहाँ पे 3 3 + 1 4 प्लस, ठीक है, देखो इधर 3 आई का कोफिशिएंट उठाओ, यहाँ पे 1, तो 3 + 1 4 प्लस ए, तो क्या लिख सकते हैं 4 + a i कैप, डायरेक्ट लिख दिया। जे का बी, और यहाँ पे जे का क्या है -3 और यहाँ पे 6, तो 6, ये देखो 6 और -3 क्या हो जाएगा 3 और प्लस बी, तो +3 + b जे कैप। के वाले के लिए देखो ये सी, और इधर अपने पास 2 और इधर -7, तो -7 और 2 कितना हो जाएगा -5, -5 और प्लस सी क्या हो जाएगा सी -5 के कैप। अब तुम लोग ये बताओ कि ये दो वेक्टर बराबर हैं, ध्यान से सुनना, ये दो वेक्टर बराबर हैं, तो जब कभी भी दो वेक्टर बराबर होंगे तो उनका मॉडुलस भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इसका मतलब उनके सारे कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, मतलब यहाँ आई का जो कोफिशिएंट है और इस वेक्टर का आई का कोफिशिएंट ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ केवल यूनिट वेक्टर था जे कैप था, तो ये आई 0 होगा, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे 4 + a को 0 करोगे, तो a कितना आ जाएगा -4। ठीक है, उसी तरीके से जे कैप, तो जे के लिए यहां पर कोबिशेंट कितना है 3 + b, और यहाँ पे कोबिशेंट कितना है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको आप कंपेयर कर दोगे 1, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कुछ बच्चे, कंपेयर कर देंगे -2। ठीक है, अब यहाँ पे c -5 कितना होगा 0, तो c -5 को 0 करो, तो c आ जाएगा 5। अब आपको पूरा वेक्टर लिख सकते हो, तो व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज R1 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली -4, तो -4 i कैप, b की वैल्यू -2 j कैप और c की वैल्यू 5 k कैप। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वेक्टर। इस वेक्टर को अगर आप इन दोनों से जोड़ दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा जे कैप मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमने यूनिट वेक्टर जे कैप है, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमें वेक्टर मिला वो केवल मिला जे कैप। जे कैप का मतलब 0 i कैप 0 k कैप और 1 j कैप, है ना। तो वहां से हमने इसको कंपेयर करके निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग आपको बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर का शशांक मीनिंग बताया गया था। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है कि अगर आपको ट्रायंगल लॉ से ही आपने तीन जैसे हैं, मैंने पॉलीगन के लिए भी वेक्टर बताया था, ये वेक्टर ए है, इसके ऊपर आप एक वेक्टर बी है, पीछे की चीजों को आप अगर नहीं पढ़ेंगे बार बार करेंगे तो फिर वो तो क्लास वहीं घूमती रहेगी। ए बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बताया था कि इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो आया क्या था ट्रायंगल लॉ से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तीन के लिए, दो के लिए था, इसी तरह आप तीन के लिए कर सकते हैं, चार के लिए। इंतजार है,
कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होगा। काइनेमेटिक्स भी जल्दी शुरू होगा। इस ये सब अब धीरे धीरे काइनेमेटिक्स की भूमिका बन रही है। आज आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीख लिया। चलो इसका आंसर तो बता दो। जो हो रहा होता है बेटा उसमें पहले जी जान लगाओ, है ना। तुम लोग क्या करते हो, जो रनिंग चीज चल रही है उसके आगे के बारे में सोचते हो, और जब वहां जाते हो तो पीछे के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो अभी हमें वही सोचना है जो चल रहा है, उसमें अच्छा करना है। आंसर नहीं आया अभी तक। ये किस पे है सवाल, सभी बच्चे समझ रहे हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स हैज मैग्नीट्यूड दिस। दो फोर्सेस का, आप तुरंत चमका तुम लोगों को कि सर आपने बताया तो था कि दो वेक्टर से अगर हम ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ से तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में मिलता है। लेकिन अरे कौन है यार ये यूनिट वेक्टर का मीनिंग पूछ रहा है, बकवास। ए और बी है और ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो द रिजल्टेंट, नए आए हो भाई तो पूरा रिवाइज कर लो, लेक्चर वेक्चर देख के बैकअप लेके आओ। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है, वन ऑफ द फोर्सेज इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3। एक का मैग्नीट्यूड जो है कितना दिया हुआ है, 20√3, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स, तो हमें अदर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप लोग शायद ये सब आपको क्या है, ये सब चीजें नहीं आएंगी और अभी फोर्स कॉन्सेप्ट आएगा काइनेमेटिक्स के बाद का चैप्टर, तो आप ऐसे ही जो है शहीद हो जाओगे कि भाई हमें दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना नहीं आ रहा है, तो हम F=ma कैसे लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे के लिए। तो शायद सभी बच्चे समझ चुके हैं कि सर यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ के जगह पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए दो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो कोई भी दो फोर्सेस हैं तो एक फोर्स है दूसरा फोर्स है, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है एक फोर्स ऐसे ले लीजिए। और दूसरा फोर्स ऐसे ले लीजिए। तो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सभी बच्चे समझते हैं कि इनको क्या मान के चलेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया था। तो इसके पैरेलल एक ऐसे बनाओगे और इसके पैरेलल ये ऐसे बनाओगे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या बताया गया था आप लोगों को, बताइए। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बताया गया था, इट इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, ये है रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी। तो बोला जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। एफ आर जिसको मैं बोल रहा हूँ, एफ आर फॉर रिजल्टेंट, और ये F1 बोल रहा हूँ। एक वेक्टर कितना दिया है, उसका मैग्नीट्यूड 20√3। और दोनों के बीच में बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखिएगा कि ये जो वेक्टर है एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, ये वेक्टर, ये जो F1 है ये रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। ये दिया है, थोड़ा फंसाया हुआ है इसमें, ये नहीं दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर, तो ये F2 वेक्टर हमें निकालना है। शायद सभी बच्चों को अब क्वेश्चन समझ में आ गया। सभी को क्वेश्चन क्लियर है। अब सोचो जरा कैसे करोगे। डायगोनल मतलब रिजल्टेंट दे रखा हुआ है, एक फोर्स आपको दिया हुआ है, वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3 ये भी दिया है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, 30 डिग्री रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। तो फॉर्मूले से तो आप कर सकते थे, नो डाउट। आप फॉर्मूले में लिखते F r = √F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। बट आप फंसोगे कहाँ पे,
वी डोंट नो थीटा, वी नो F2, वी नाइदर नो F2 नाइदर वी नो कॉस थीटा। हमें ना ही F2 पता है, ना ही हमें थीटा पता है। ठीक है, बताइए फिर क्या करेंगे। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, अरे तुम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा क्या? लास्ट टर्न पे ही तो पढ़ाया था, पैरेललोग्राम का प्रूफ भी दिया था। ठीक है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, बट वी डोंट नो दिस थीटा, हमें ये थीटा पता होना चाहिए था। ये थीटा पता होगा तब आप ये निकाल पाओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक्चुअली ये कंपोनेंट से करेंगे, ये कंपोनेंट से करेंगे। कंपोनेंट लेना अभी सिखाया नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने जल्दी ले लिया। वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट के बाद कंपोनेंट्स देखेंगे। 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। अच्छा, कैसे आ जाएगा भाई 60 डिग्री एंगल? कैसे डिसाइड किया आपने? ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट से भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन से भी आ सकता है। जैसे देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अब मैंने डॉट प्रोडक्ट से आसानी से आएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन मेथड नहीं बता सकता, तो मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शन ये किया कि इसको आगे बढ़ाया, जो किया था प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो ये F1 है 20√3, तो ये भी F1 ही होगा, मानते हो? अच्छा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये कितना होगा, F1 cos थीटा। और ये क्या होगा, F1 sin थीटा। छोटे वाले ट्रायंगल में, ये तो सबको समझ में आता है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में साइन और कॉस लगाओगे, हाइपोटेनियस दे रखा है, थीटा दिया है। ठीक है, तो F1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना F1 sin थीटा। और ट्रायंगल कॉन्गुरेंट ले रहे हो, अच्छा कॉन्गुरेंसी ले रहे हो, हाँ सही है कि ये साइड और ये साइड आपका बराबर है, ये साइड और ये साइड और ये कॉमन है, हाँ ले सकते हो, कॉन्गुरेंट है। ठीक है, तो ये 30 है, तो ये एंगल पैरेलल से भी तो देख सकते थे, पैरेलल से भी देख सकते थे कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 डिग्री है ना, ये पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये 30 डिग्री अगर है, तो इसको भी 30 लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला एंगल, ये एंगल हम 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 30 होगा, वहां से भी ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, हाँ ठीक है, ये 30 होगा अपने पास, ये थीटा, चलो यहीं से कर लो, तो ये टैन थीटा क्या लिख सकते हो? टैन थीटा आप क्या लिखोगे यहाँ से? टैन थीटा लिखोगे पूरे बड़े ट्रायंगल में F2 प्लस F1 कॉस थीटा अपॉन में F1 साइन थीटा, ये आएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा जाने वाला है, तो F1 और F1 दे रखा है, और इनके बीच का एंगल तो दिया नहीं है ना। हम्म, पूरा 30 लिया है, तो ये थीटा माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, इससे मत करो, ये बहुत बड़ा जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट से कर लेंगे, या फिर ज्योमेट्री से कर पा रहे हो तो कर सकते हो। ये एंगल अगर जज कर पा रहे हो थीटा, तब डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, F2 आ जाएगा। ठीक है, और थीटा 60 लेने के लिए बोला जा रहा है, तो थीटा 60 अगर आप लोगे, तो उसका लॉजिक 60 पे ये रिजल्टेंट 20 न्यूटन आ जाएगा क्या? क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, कॉन्ग्रुएंसी से बोल रहे हो, ये F2 है तो ये भी F2 होगा, ये हम बोल सकते हैं। ये F1 है तो ये भी F1 होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में
ये साइड बराबर है, दो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो वहां से आप ये F1 तो ये भी F1, ये F2 तो ये भी F2, वो तो बोल पाओगे। पूरा का एंगल है, पूरा का एंगल। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो जरा। डॉट प्रोडक्ट मैं बताना नहीं चाहता अभी, उससे तुरंत हो जाएगा कि एक हमारे पास F1 है यहाँ पे, और F2 में ऑप्ट्यूज ले रहा हूँ, दोनों में ऑप्ट्यूज एंगल है, ऐसा मान लो। एक केस ऐसा लेते हैं, और रिजल्टेंट हमारा, लेकिन रिजल्टेंट से F1 कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट से 30 डिग्री बना रहा है। तो उससे कुछ बहुत फर्क नहीं, फायदा नहीं होगा। ठीक, चलो कंपोनेंट से करेंगे, इसका कंपोनेंट लेके तुरंत हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके बिग ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करोगे, तो कैसे करोगे, ये थीटा है, ये 30 है, ये थीटा है, पूरा है ना, एक ही दो ही ट्रायंगल है ना हमारे पास, ये पूरा थीटा है, तो ये थीटा होगा अपने पास, और ये 30 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना थीटा -30, बस यही बोल पाओगे। और ये थीटा -30 होगा, तो ये भी थीटा -30 होगा, ये बोल सकते हो बस। बट इसका क्या, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से करेंगे इसको, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ये करो तब तक तुम लोग। डॉट प्रोडक्ट से हम प्रोजेक्शन से कर सकते हैं, साइन रूल से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एस एस से भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस से। वहां से देख लो 60 प्रूव हो रहा है तो हो जाएगा फिर। चलो उसको डॉट से देखेंगे एक बार, पहले ये देख लेते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज वेक्टर आर। अच्छा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि क्वेश्चन अलग है, डायग्राम अलग है, देख पा रहे हैं आप लोग, और ऑप्शन भी डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ये गलत है, ये है ना, ये इस क्वेश्चन गलत है। यहाँ पी क्यू आर के बाद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे दो फोर्सेस की बात हो रही, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसका डायग्राम कुछ और होगा। ये रेशियो पूछ रहा है ना पी क्यू आर का, ये पूरा गलत है, ये इसको हटा दे रहा हूँ मैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स आप करिए। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे हम अलग से आएंगे, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है। वो थोड़ा बहुत ऑपरेटर लोग इधर उधर कर देते हैं। तो फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो ये तो सभी बच्चों के बाएं हाथ का खेल है। एक बात ध्यान रहे कि एंगल क्या लेंगे, अभी अभी सिखाया है। एंगल आपको क्या लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा आपको ये, इसको एक्सटेंड करोगे इधर, तब जाके टेल और टेल कोइंसाइड करेंगे। इस बात का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ये इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये 60 डिग्री इज नॉट आवर एंगल इज दिस, थीटा यहाँ पर कितना होगा, 120 डिग्री। थीटा जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा जो है 120 डिग्री होगा। अब शायद सभी बच्चे कर लिए, तो रिजल्टेंट, अच्छा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट
ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एफ, ये ए है और ये भी ए, बी भी ए है, दोनों ए और बी एफ के बराबर हैं। तो 2f इंटू एफ। अब यहाँ कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, कॉस 120 डिग्री मैंने कहा था इसको आप लोग कर लीजिएगा। कॉस 120 डिग्री वही होता है, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, और कॉस 180 माइनस 60 इज योर, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा बट ये आपको कर लेने का है, बस एंगल रिवाइज कर लीजिएगा, माइनस कॉस 60, और कॉस 60 सभी बच्चों को पता है क्या होता है, हाफ, तो माइनस हाफ, तो इसका आंसर आएगा माइनस हाफ। तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट 2f², ठीक है, और कॉस 120 हो जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस 2f² इंटू 1/2, तो ये कैंसिल होता है और आपके पास फिर क्या आ जाएगा f, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा f, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा f। तो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, तो मैंने इसको कट कर दिया है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये करो ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। अरे यार मैंने लिया नहीं है 120 डिग्री मेरे भाई, 120 डिग्री दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, अभी अभी आपको एंगल बताया ना, देखो ये जो वेक्टर है इसका टेल है, ये तुम लोग ध्यान नहीं देते हो मतलब, और ये इसका हेड है। क्या बताया था कि जब हेड और टेल मिला के जो वर्टेक्स बनाते हैं थीटा, अभी अभी तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया एंगल कैसे जज करते हैं। तो ये टेल और हेड जब ज्वाइन करके जो एंगल थीटा बनाएंगे वो हमारा एंगल नहीं होगा, क्योंकि एंगल के लिए हमारा क्या होगा, एंगल के लिए हमारा टेल और हेड, प्रीवियस क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, ये समझ में आ गया कि ये थीटा है तो वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको या फिर एक्सटेंड करके लाइए, तो देखिए दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड कर गए, तो अब टेल और टेल जो वर्टेक्स बनाकर जो एंगल बनाएंगे वो लेना है, तो लीनियर पेयर एक्सियोम लगा दीजिए, तो ये एंगल होगा, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है डॉट प्रोडक्ट वाला, इस पे हम आएंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, तो उसको उस समय ले लूंगा, दोनों मेथड से बता दूंगा, अभी ये करिए। फोर्स वाले में f² कैसे आया, फॉर्मूले में यूज करिए, a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो a भी f है और b भी f है, दोनों जब अप्लाई करेंगे f इंटू एफ तो f² आ जाएगा। साथ साथ में करिए समझ में आएगा, ये क्वेश्चन करिएगा। कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर। देखिए इससे पैरेललोग्राम बना है, ये वेक्टर a है तो इसी के इक्वल और पैरेलल आपने एक वेक्टर बनाया, ये b है तो इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज आवर रिजल्टेंट, तो ये वेक्टर आर है। तो ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट के बारे में क्या बोलता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए दो बातें बताई जा रही है, इसके ऊपर दो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। पहला कि परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट जो है, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो मतलब पहला है कि अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर आ रहा है, वो डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। दूसरा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किसके आधा है, बी के मैग्नीट्यूड के आधा है, मतलब b/2 है। आप ऐसे भी लिख सकते थे r इक्वल टू b/2, मैंने बोला हुआ है कि जब आप ऐसे लिखेंगे मतलब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो आप इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, बट सबसे स्मार्ट तरीका ये दिखता है, देखो ये O मान लेते हैं, ये A है, ये B है ही, और ये C मान लेते हैं, तो एक ट्रायंगल नजर आता है आपको।
इस ट्रायंगल में आपको क्या दिखता है, आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए और बी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये एंगल बीटा बोला है। ठीक है, तो ये बीटा एंगल बिटवीन ए और बी क्या हो जाएगा, 90 प्लस बीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा बताओ, 90 प्लस बीटा। मानते हो, एंगल बिटवीन ए और बी हो जाएगा 90 प्लस बीटा। ठीक, तो 90 प्लस बीटा जो है अपना एंगल बिटवीन ए और बी हो जाएगा। अच्छा, तो 90 प्लस बीटा हो गया। अगर हम बीटा निकाल लें तो हमें 90 प्लस से जोड़ देंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। तो अब ये कैसे करें, तो आप मुझे ये बताओ कि आप ये जो ट्रायंगल बना रहे हो इसमें मॉड आर के बारे में क्या दिया हुआ है, यहीं से आ जाएगा। ये बीटा है, बीसी की वैल्यू किसके बराबर है, ओए के, और ओए का मतलब ए, ये अपना बी है। और ये जो रिजल्टेंट है, ये इस रिजल्टेंट के बारे में क्या दिया दिया है, ये b/2 है। मानते हो, तो रिजल्टेंट अपना b/2 है। तो जब रिजल्टेंट अपना b/2 है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट ए के साथ 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कॉस बीटा लिख सकते हो या साइन बीटा। आप कॉस लिखो क्योंकि आपको ये आर पता है और बी पता है। तो कॉस बीटा क्या, इट इज r/b। ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। बीटा के लिए, बीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये लिखा है मैंने OCB, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। ए की जरूरत नहीं है, ये हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमें ये पता है ये बी है, और इसका आधा कौन है, रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b/2। तो आप लोगों को सबको दिख गया एक ट्रायंगल। तो कॉस बीटा कितना आएगा, आर को b/2 लिख दो अपॉन में बी, तो ये हो जाएगा हाफ। तुरंत दिखा कि बीटा अगर हाफ है मतलब बीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। बीटा हाफ है मतलब बीटा हो गया 60 डिग्री। तो बीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो ये अपने पास 60 डिग्री आ गया। तो व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कितना एंगल है, 90 प्लस 60 डिग्री। तो इट इज इक्वल टू योर 150 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सीधे सीधे एक ट्रायंगल पकड़ के और ये बीटा पहले निकाल लेना चाहिए था। और ये बीटा हम इजिली निकाल पा रहे हैं गिवन इंफॉर्मेशन के, कि ये जो बी है और आर जो है बी का हाफ है, वहां से हम इजिली इसको निकाल पा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको दिया हुआ है कि इससे आप क्या समझते हैं, इसके ये बताया था आप लोगों को। इसका मतलब है कि पहले ए और बी का क्या किया है, वेक्टर सम, तो उससे एक वेक्टर आएगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसका मॉड लिया गया है, मतलब मॉड आर जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मॉड आर जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है, मतलब सब आपस में बराबर है। मानते हो कि नहीं, ए बी और उसका रिजल्टेंट बराबर का मतलब किस वे में, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। तो डोंट थिंक कि वो तो सर सब बराबर हैं तो फिर वेक्टर कैसे, क्या मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूं तो ये है अपना पैरेललोग्राम a² 2ab cos थीटा। ठीक है, थीटा मान लेते हैं एंगल बिटवीन ए और बी है, ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी आर सब बराबर हैं, तो मैं सबको ए पुट कर सकता हूं, बी को भी ए, बी को भी ए और आर को भी ए, बताओ कर सकते हैं ना। तो आर को मान लो मैंने ए पुट कर दिया, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a²। बी को भी क्या पुट कर दिया, ए, क्यों कर रहा हूं, दिया हुआ है तब कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं। +2 ए, बी को भी फिर से क्या लिख दिया यहां पर, ए cos थीटा।
दोनों को स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू देखो 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा, मानते हो? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -a², 2a² को इधर ले आया, इक्वल टू 2a² कॉस थीटा। बहुत बच्चों ने आंसर निकाल लिया था, वेरी गुड। तो कॉस थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, -1/2। और अभी अभी बताया कॉस थीटा -1/2 मतलब थीटा 120 डिग्री। तो आंसर आपका होगा 120 डिग्री। क्लियर है? तो बहुत बच्चों का, ऋतिक का सही है, यश का सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? लामी थ्योरम पे आएंगे भाई, लामी थ्योरम का भी एप्लीकेशन करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, अभी रहने दीजिए, ये करिए। वाई वी यूज द फॉर्मूला हियर, फॉर्मूला यूज इसलिए किया गया क्योंकि हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए था, और हमें गिवन था कि इनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन गिवन था। तो हमें एक ही फॉर्मूला इस चीज के बारे में बताता है, और वो बताता है पैरेललोग्राम, कि हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं तो हमें तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अगर हमें दोनों के बीच का एंगल पता है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा से। ठीक है, लास्ट टर्न पे मैंने तुम लोगों को जो है ये सब पढ़ाया था, तुम लोगों ने लगता है तुम लोग मिस किए हो क्या? अभी लास्ट टर्न पे ही तो प्रूव कराया था पैरेललोग्राम। 90 डिग्री आंसर आ रहा है आप लोगों का। कैसे 90 आ रहा है तुम लोगों का? कुछ गड़बड़ है क्या? 2ab cos थीटा, तो a² और ये हो जाएगा 2a² + 2a² cos थीटा। इस 2a² को इधर ले आया तो a² ही तो आएगा, -a², और इधर अपने पास 2a, सही तो है भाई? अच्छा, एंगल बिटवीन ए और बी पूछा है, ओके ओके, हाँ सही है सही है। देखो इसमें ट्विस्ट है, ये तो अभी निकला है एंगल बिटवीन ए और बी, आपसे क्या पूछ, तो यही तो पूछा है, एंगल बिटवीन ए और बी ही तो पूछा है, तो ए और बी ही तो होता है इसमें एंगल बिटवीन, ठीक तो है यार? सही है, सीधा सवाल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का 90। अच्छा, ये जो आप लोग कर रहे हो, सॉरी, इसका आंसर बता रहे हो आई थिंक तुम लोग, इतनी जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया यार। इसका 90 है बिल्कुल, आप यहीं से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए है, देखिएगा यहाँ पे एंगल के बारे में जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, और एक वेक्टर बी है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है यही होगा, रिजल्टेंट इस तरफ है ना, अगर ये वेक्टरली लिखते हो तो ये होगा वेक्टर आर, और वेक्टर आर किसके बराबर होगा अपना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। यहाँ ट्रायंगल लॉ ही तो लग रहा है यार, ये वेक्टर ए है, इसको यहाँ लेके आ जाओ शिफ्ट करके, तो देखो एक वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, इन्हीं को जोड़ा जा रहा है तो वेक्टर आर मिल रहा है। इसी का मॉड पूछा जा रहा है, इसी का मॉड पूछा जा रहा है। तो मॉड के लिए तो आपको पता है ना, मॉड के लिए क्या बताया गया है, पैरेललोग्राम। तो अगर इन दोनों के बीच का मॉड मतलब रिजल्टेंट का मॉड लेना है तो इसमें तुरंत चमकेगा कि सर पैरेललोग्राम लगा दें, क्या होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा मैंने एंगल बिटवीन ए और बी माना है। ए माइनस बी की बात करो, अब यहां तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है, ए इधर होगा, बी इधर था, तो माइनस बी किधर होगा यार, इधर होगा कि नहीं होगा बताओ, -b, ये बी इधर था तो -b जस्ट उसका उल्टा होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड -b वेक्टर, देन व्हाट इज द एंगल, इट इज 180 - थीटा।
मानते हो कि नहीं? यह एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बोलो, दिस इज द एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसके लिए करोगे तो क्या आएगा? एक तरीके से आप इसको ऐसे देख सकते हो क्या, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ऐसे, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी है, इनका ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, अभी उस पर आएंगे। तो वेक्टर ए और फिर प्लस माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ऐसे सोच सकते हो, है ना? इन्हीं का रिजल्टेंट है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कुछ बच्चे यहाँ माइनस दे देंगे, गलत करेंगे, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड होता है 2ab, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। एंगल लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। तो एंगल लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप सभी को पता चल गया कि 180 माइनस थीटा कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वो नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये बोल रहा है कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं, इसको हम कुछ R1 नाम दे देते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन बोथ आर ऑफ इक्वल, तो आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो। बोलो, फिर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 2ab, और इधर क्या बचेगा आपके पास? देखिए भाई, ये उन बच्चों के लिए जो जिनको एक एक स्टेप की ज़रूरत है, बाकी बच्चे तो कर चुके हैं बहुत। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, और कॉस थीटा ज़ीरो मतलब थीटा 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये होगा इसका आंसर। आप इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, आप इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये बात अगर बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। देखिए कैसे, ज्योमेट्री से। मान लीजिए ये वेक्टर ए था, ठीक है, और आपने बोला कि ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा देखो, वो ये आएगा। और ये रिजल्टेंट क्या होगा यार? ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, जो कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। दूसरा है, बोला जा रहा है कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। दूसरे में क्या था, आपको अभी सिखाया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, इसका मतलब एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको आप इधर करिए, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, कौन सा वेक्टर? माइनस बी वेक्टर। अब एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है माइनस बी, तो इनका रिजल्टेंट आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखोगे। ठीक है, यही तो रिजल्टेंट होगा, जो मैंने क्या लिया था, कुछ R2 लिया था या R डैश लिया था, पता नहीं क्या लिया था। ठीक है, ये R1 ले लो, इसे R2 ले लो। तो इसका रिजल्टेंट आपको कहाँ मिलेगा? इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। बोलो, इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यही तो मिलेगा। और ये वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो, अब आप एक चीज बताओ कि इनका अगर हम, ये जो आप देख रहे हो यहां से, इसको अगर आप पैरेललोग्राम से देखो तो एक तरीके से इधर मैं एक बी के पैरेलल बना दूं और इधर ए के पैरेलल,
तो ये डायगोनल बनेगा रेक्टेंगल का। उसी तरीके से इधर बना दूं और इधर बना दूं, तो ये भी एक डायगोनल बनेगा इस नीचे वाले रेक्टेंगल का, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो रिजल्टेंट आपके पास ये जो आ रहा है, ये आप 90 बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, है ना? ये आप बहुत आसानी से 90 प्रूव कर पाओगे। तो ये चीज ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्रिकली ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है, ठीक है? ज्योमेट्रिकली आपको ये रिजल्ट क्या बता रहा है वो बताया जा रहा है, ठीक है? बाकी तो आप मेथड तो लगा चुके हो। चलो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा जल्दी से। टू पॉइंट मासेस 1 and 2 मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। मान लीजिए कोई वेलोसिटीज से जा रही है, पीछे क्या देखना है आपको? अरे एक क्वेश्चन कर लो यार, अभी कहाँ टाइम हुआ है, अभी तो 2 मिनट बचा हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, अभी से ऐसे जुनून रखोगे? तुम लोगों को तो कहना चाहिए सर एक और करा दो जाते जाते। अच्छा चलो, ये सोचने के लिए देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे के छोड़ता हूँ, ठीक है? पहला क्या है? टू पॉइंट मासेस 1 and 2 मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो एक पॉइंट मास है यहाँ m1, ये मूव कर रहा है v1 से। दूसरा पॉइंट मास है m2, ये मूव कर रहा है कुछ v2 से, ठीक है? ऐसे मूव कर रहे हैं, और देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनको आप लोकेट कर रहे हो। क्वेश्चन समझा के छोड़ रहा हूँ, इनको आप लोकेट कर रहे हो, इसको लोकेट कर रहे हो। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, मतलब ओरिजिन से करेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर इसका है r1। अब ये मत थोड़ा सा इसको अलग बना दो, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि ये पैरेलल ही है क्या। ये मान लो आपका v2 है, तो ये है r1, और ये वेक्टर है अपना r2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्पेस में जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। तो ये r1 है, ये r2 है, ये v2 से जा रहा है और ये v1 से। तो आपको बताना है कि ये दोनों कोलाइड हो जाएं, मिड एयर में कहीं पे कोलाइड हो जाएं, ठीक है? मिड एयर में कहीं पर ये दोनों कोलाइड हो जाएं, उसकी क्या कंडीशन होगी, कोलिजन की क्या कंडीशन होगी, ये तुम लोगों को सोचना है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है? कल करेंगे फिर। चलिए फिर, डीपीपी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना? डीपीपी, इंटीग्रेशन वाली डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी या हो चुकी होगी आई थिंक, ठीक है? तो डीपीपी अपलोड हो गई है, डीपीपी साथ साथ में करते रहिए। जो डाउट है उसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, वहां से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो बताइएगा, ठीक है? चलिए, ओके।